गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। Good evening, everyone. Now I will start the classes due to very rush and busy schedule. A lot of gap I have been prepared for next class, and I hope you will listen me. आपको आवाज आ रही है हमारी? Okay. Thank you, Kaustubh ji. Now let us talk about the consideration. आप लोग पढ़े होंगे कि consideration क्या है? What is consideration? First of all, I will discuss about the consideration. The two and three question has been risen that 2 या 3 क्वेश्चन आप लोगों के सामने प्रश्न आते हैं। अगर प्रतिफल की हम अगर बात करते हैं तो पहला ये प्रश्न आप किसी भी व्यक्ति के मन में आएगा कि क्या प्रतिफल जो लिया गया है वो फ्री कंसेंट से है कि नहीं है। दूसरी चीज, प्रतिफल की मात्रा क्या सफिशिएंट है कि नहीं है। ठीक है, यानी उसकी मात्रा पर भी देखा जाएगा। इट में भी अगर मान लीजिए अगर सफिशिएंट नहीं है तो क्या इसकी वैलिडिटी, यानी अगर इनसफिशिएंट कंसीडरेशन में कोई एग्रीमेंट होता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो क्या उसकी वैलिडिटी को चैलेंज किया जा सकता है कि नहीं। देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन हैज बीन अराइज्ड एट टाइम before the any person when I will starting studying of section 25. Firstly, we need know about the consideration according to definition of the consideration. जैसा कि आप लोग ने सेक्शन 2D में कंसिडरेशन की परिभाषा देखा था, पढ़ा था, उसके अंतर्गत आप लोगों को काफी सारी चीजें होनी चाहिए कि 2D की आवश्यकता, कंसिडरेशन की आवश्यकता किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए आवश्यक है। यानी किसी भी इट इज एन इसेंशियल एलिमेंट फॉर मेकिंग एन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जैसे 5 चीजें अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 जो है 5 चीजें आवश्यक है कि कंसिडरेशन होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट होना चाहिए, ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए, लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब नियर अबाउट 5 and 6 थिंग्स। इट शुड नॉट बी बार्ड बाय एनी लॉ होना चाहिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10। तो कंसिडरेशन भी क्या है, एक आवश्यक तत्व है किसका, जो हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। बिना कंसिडरेशन के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट सक्सेस नहीं माना जाएगा, वो सफल नहीं हो सकता है। इसी के बारे में जैसा कि आप लोगों ने डेफिनेशन पढ़ा ही होगा, तो उसके अंतर्गत सेक्शन 10 की एक आता है कि सेक्शन 25 के अंतर्गत एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहा गया है कि एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वाइड। यानी एक ही चीज को, यानी सेक्शन 10 में ऑलरेडी ये कहा जा चुका है धारा 10 में कि अगर कोई भी एग्रीमेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स करने के लिए, ये आवश्यक है। उसमें लॉफुल कंसिडरेशन की भी बात कही गई है। उसके बाद भी सेक्शन 25 में क्यों आवश्यकता पड़ी कि कंसिडरेशन को इतना 2 बार एक्सप्लेन करने की आवश्यकता पड़ी। इसी के रिगार्ड में ये देखा गया कि सम एक्सेप्शंस हैज बीन क्रिएटेड फॉर दैट। यानी कंसिडरेशन अगर किन कारणों से अगर कंसिडरेशन नहीं रहता है तो उसकी वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। इस
प्रश्न को भी इसमें निर्धारित किया गया है, डिसाइड किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसा कि सेक्शन 25 का लैंग्वेज है, अकॉर्डिंग टू बेयर एक्ट इन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, यानी कोई भी करार बिना क्या है, बिना प्रतिफल के शून्य माना जाएगा। कोई भी करार बिना प्रतिफल के शून्य हो जाएगा, ये 25 में कहा गया है। लेकिन उसके आगे एक शब्द और यूज किया गया है, अनलेस, यानी अन्यथा। ठीक है, उसके बाद क्या हो सकता है। ठीक, इसके अंतर्गत उसमें काफी सारी टर्म्स एंड कंडीशन दी गई है, एक्सेप्शंस क्रिएट किए गए हैं, और ये बताया गया है कि किन किन कंडीशन में अगर प्रतिफल नहीं भी रहता है तब भी करार शून्य नहीं माना जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इसमें आप लोग देखेंगे एक मैक्सिम है, एक्स न्यूडो पैक्टो नॉन ओरिटर एक्सियो, एक्स न्यूडो पैक्टो नॉन ओरिटर एक्सियो, यानी कोई भी एग्रीमेंट बिना कंसिडरेशन के उसकी वैधता, उसकी वैलिडिटी शून्य हो जाती है, नगण्य माना जाएगा। इसी तरह हम देखेंगे कि 3 चीजों का हमेशा ध्यान रखिएगा कॉन्ट्रैक्ट में। जब हम कंसिडरेशन के टॉपिक को पढ़ेंगे तो 3 चीजों का हमेशा ध्यान रखेंगे। एक्ट होना चाहिए, अगर किसी भी कंसिडरेशन की टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो किसी भी कार्य को करने वाला होना चाहिए। यानी अगर हम कोई प्रॉमिस कर रहे हैं, कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो किस लिए कर रहे हैं, किसी कार्य के लिए कर रहे हैं, यानी एक्ट आवश्यक है। उसके बाद उस एक्ट का 2 प्रकार से उपयोग होना चाहिए। पहला है कि एक्ट या तो करने के लिए, डूइंग, और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग, डू और अब्सटेन फ्रॉम डू। ठीक है, यानी करने के लिए या न करने के लिए। वो कार्य जो होना चाहिए करने के लिए भी हो सकता है, नहीं भी करने के लिए कार्य हो सकता है। यानी दोनों तरह से अगर किसी भी करार में कहा जाता है कि इस कार्य को अगर आप करेंगे तो मैं आपको 5,000 रुपए दूंगा। उसी दूसरे लैंग्वेज में टू डू आर नॉट टू डू आर अब्सटेन फ्रॉम डूइंग, यानी अगर आप क्लास नहीं लेंगे तो आपको 5,000 रुपए देंगे, आप क्लास नहीं लेंगे तो 5,000 रुपए देंगे। इट मीन्स इट इज अब्सटेन फ्रॉम डूइंग, यानी आपको क्लास लेने से रोका जा रहा है और उसके लिए आपको प्रतिफल दिया जा रहा है। ठीक है, उसके लिए आपको प्रतिफल दिया जा रहा है कि नहीं, आप ये कार्य नहीं करेंगे, क्लास नहीं लेते हैं, तो आपको 5,000 रुपए दिए जाएंगे। यानी दोनों कार्यों के लिए, एक कार्य करने के लिए, एक कार्य नहीं करने के लिए, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ द कंसिडरेशन सेक्शन 2D। ये 2 चीजें हमेशा याद रखिएगा। इसी में एक चीज आप आगे पढ़ेंगे कि जब डिस्कस होगा तो वेदर द कंसिडरेशन इज नेसेसरी, कंसिडरेशन इज नेसेसरी बट इन केस इट इज अ सफिशिएंट और इनसफिशिएंट। क्वेश्चन यहाँ, प्रश्न यहाँ आता है कि उसकी मात्रा क्या होनी चाहिए। किसी भी प्रतिफल को निर्धारित करने के लिए क्या मात्रा होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए हमने कौस्तुभ जी से कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपकी 5 बीघे जमीन 1 रुपए में खरीद लूंगा। ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है सर, आप हमारी जमीन 5 बीघे जमीन आप 1 रुपए में वो कॉन्ट्रैक्ट कर दिए। तो इट इज टू लेस, बहुत ही कम है। यानी इतना कम पर अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है तो क्या माना जाएगा कि कहीं न कहीं ये फ्री कंसेंट के अंतर्गत नहीं किया गया है, ये माना जाएगा कि फ्री कंसेंट नहीं है। कहीं न कहीं इसमें कमी दिख रही है। कोई भी व्यक्ति अगर अपनी 5 बीघे जमीन 1 रुपए में क्यों बेचेगा, ये जेन्युइन सा प्रश्न है। कहीं न कहीं ये संदेह के घेरे में आ रहा है। यानी जो व्यक्ति बेचा है वो किसी न किसी दबाव में रहा होगा। यानी जब दबाव में होगा तो
उसका फ्री कंसेंट नहीं होगा। अगर फ्री कंसेंट नहीं होगा तो जो एग्रीमेंट हुआ है वो वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक, तो यानी कहने का मतलब ये है कि उसकी रीजनेबिलिटी अगर हम टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे, तो क्या देखा जाएगा? ये देखा जाएगा कि वो पर्याप्त मात्रा में है कि नहीं, सफिशिएंट है कि नहीं। लेकिन यहां ये नहीं कहा गया है, इसमें ये कहा गया है देयर इज नो रिलेवेंसी ऑफ सफिशिएंट कंसिडरेशन, इट इज मस्ट बी इन प्राइस। यानी यह किसमें होना चाहिए? प्राइस में होना चाहिए, मूल्य में होना चाहिए। कंसिडरेशन किसमें होना चाहिए? मूल्य में होना चाहिए। अगर प्राइस में नहीं है तो ये कंसिडरेशन वैलिड नहीं माना जाएगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। बट इसके बाद एक्सेप्शन भी क्रिएट किए गए हैं कि क्या फ्यूचर प्रॉमिस के लिए अगर प्रॉमिस कंसिडरेशन को एज ए प्रॉमिस के रूप में कह देते हैं तो क्या ये मान्य होगा कि नहीं होगा? जरूर मान्य होगा, फ्यूचर प्रॉमिस के रूप में मान्य होगा। लेकिन एट वंस तत्काल ये माना जाएगा कि जो कंसिडरेशन दिया गया है इन प्राइस में है कि नहीं, रुपए में है कि नहीं। इसमें एक जूरिस्ट हैं लॉर्ड पोलॉक, उन्होंने कहा कि कंसिडरेशन इज अ प्राइस। उन्होंने डायरेक्ट कह दिया कि कंसिडरेशन एक क्या है? प्राइस है, एक मूल्य होना चाहिए, उसकी सम वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए हम कंसिडरेशन कर लेते हैं कि जैसे किसी एक व्यक्ति से हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं और कहते हैं कि ऐसा है कि आप हमारा ये काम कर देंगे, कोई ये काम ले लीजिए, काम कर देंगे तो मैं अपना बाल कटवा के आपको प्रतिफल के रूप में दे दूंगा। तो ये मान्य होगा? ये सफिशिएंट होगा? ये नहीं होगा, क्योंकि वो नाइदर ए वैल्यूएबल प्राइस नॉर ए थिंग्स विच मे बी कन्वर्टेड इन फ्यूचर वैल्यू। यानी वो न तो वर्तमान में उसकी कोई वैल्यू है और न भविष्य में उसकी कोई वैल्यू होने वाली है। तो हमेशा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कंसिडरेशन मस्ट बी जेन्युइन, रीजनेबल एंड इट मस्ट बी ए सम प्राइस। यानी इसकी कुछ वैल्यू होनी चाहिए। बिना वैल्यूलेस अगर कंसिडरेशन है तो वो उस कंडीशन में कोई भी अगर एग्रीमेंट होता है तो वो वाइड की श्रेणी में आएगा। उस तरह के सारे एग्रीमेंट जो हैं वाइड हो जाएंगे। इसी तरह हम लोग देखेंगे कि जब हम कंसिडरेशन करते हैं, किसी भी व्यक्ति से अगर कंसिडरेशन लेता है तो उसके लिए कुछ नाम्स एंड कंडीशन एग्रीमेंट किया जाता है। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर हम अपने उनकी जमीन लेते हैं, कौस्तुभ जी की अगर जमीन लेते हैं तो ये मान लिया जाएगा कि वो 1 रुपए की वैल्यू नहीं है, क्योंकि उसकी सर्किल रेट ही वर्तमान में मान लीजिए 5,000 रुपए है। तो उस कंडीशन में 1 रुपए में आपने कैसे ले लिया? यानी कहीं ना कहीं वो 5 कंडीशन जो फ्री कंसेंट के लिए माने जाते हैं, या तो मिसरिप्रेजेंटेशन द्वारा, फ्रॉड द्वारा, अनड्यू इन्फ्लुएंस द्वारा, कोअर्सन द्वारा, ये मान लिया जाएगा कि ये सारे एक्ट विद्यमान है जिसके कारण वो व्यक्ति 1 रुपए में बेच दिया है। यानी 2-3 चीजें हमेशा कंसिडरेशन के लिए ध्यान रखिएगा। पहली चीज, कंसिडरेशन में सेक्शन 2 का डेफिनेशन दिया गया है, उसको डिस्कस करना है। देन आफ्टर इसेंशियल, हाउ टू को रिलेट द इसेंशियल्स ऑफ सेक्शन 10। क्या लॉफुल कंसिडरेशन के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए? अगर सेक्शन 10 को फुलफिल करेगा, अगर कंसिडरेशन रहेगा तभी जाके वो एग्रीमेंट वैलिड हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। दूसरी चीज, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 25 जो है, अगर कोई लॉ एस्पिरेंट है तो इस पर क्वेश्चन, अगर वो लॉ कर रहे हैं अगर, तो उनके लिए फायदेमंद होगा कि इस पर क्वेश्चन आएंगे। एकेडमिक पर्पज से भी और कॉम्पिटिटिव पर्पज से भी इस पर प्रश्न आते हैं कि उसमें डायरेक्ट नहीं आते। इन केस ऑफ एक्सेप्शन, जो 3 एक्सेप्शन किए गए, इन केस ऑफ टाइम बाउंड, whether a consideration is valid or not,
आर एग्रीमेंट विल बी वाइड आर वाइडेबल, इस तरह से करके क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें हमेशा हमें ध्यान रखना है कि कंसीडरेशन की जो प्राइमरी डेफिनेशन है, प्राइमरी इसेंशियल्स है कि कोई भी एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन शून्य माना जाएगा, प्राइमरी हो गया। देयर आफ्टर इट हैज बीन क्रिएटेड सम एक्सेप्शन, उसके बाद कुछ एक्सेप्शन क्रिएट किए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि पहला जो है, यानी कोई भी एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन वैलिड होगा, यानी अनलेस के अगर एक्सेप्शन क्रिएट किया जा रहा है तो ये माना जाएगा कि अगर इस एक्सेप्शन के परिधि में अगर कोई एग्रीमेंट आता है तो वो वैलिड माना जाएगा, लेकिन अगर एक्सेप्शन में नहीं आता है तो उसको वैलिड नहीं माना जाएगा। जैसे पहला जो इसेंशियल्स है उसमें ये कहा जाएगा एग्रीमेंट मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। अब प्रश्न ये आता है कि इफ एग्रीमेंट हैज बीन मेड बिटवीन फादर एंड सन, अगर कोई फादर पिता और पुत्र कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, देन आफ्टर ही एग्री दैट आई विल नॉट पे एनी कंसिडरेशन। अगर जैसे मान लीजिए कि पुत्र कहता है मुझे साइकिल चाहिए, ठीक है, तो कहते हैं कि ऐसा करो, तुम हाई स्कूल पास कर लो, इंटर पास कर लो, एलएलबी में 60% ला लो, ठीक है। तो ये सब कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रखे जाते हैं। अगर मान लीजिए वो ये भी ना कहें और एक एग्रीमेंट होता है कि हमें अगर पास हो जाएंगे, हाई स्कूल पास हो जाएंगे तो हमें ये क्या देंगे, साइकिल देंगे। इन केस अगर वो कहते हैं कि साइकिल नहीं देते हैं, आप पास हो गए और साइकिल नहीं देते हैं, तो क्या माना जाएगा? फिर माना जाएगा कि आप एनफोर्स करा सकते हैं, उसको एनफोर्स नहीं करा सकते, क्योंकि ये नेचुरल लव एंड अफेक्शन के अंतर्गत है, इसकी वैलिडिटी है। लेकिन इस तरह के अगर इसका कंडीशन, 3 कंडीशन होना इसमें आवश्यक है, 3 कंडीशन अगर है तभी ये नेचुरल लव एंड अफेक्शन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के रूप में कन्वर्ट हो सकता है। यानी ध्यान रखिएगा, अगर 3 इसेंशियल्स, अगर लव एंड अफेक्शन, यानी जो एक्सेप्शन क्रिएट किया गया है लव एंड अफेक्शन के अंतर्गत, अगर 3 इसेंशियल्स कंप्लीट करता है तो माना जाएगा कि ये वैलिड होगा और इसका एनफोर्समेंट भी किया जा सकता है। पहला है रिटेन होना चाहिए। अगर इस तरह का कोई लिखित करार है, अगर पिताजी मौखिक कह दिया कि नहीं तुम पास हो जाओ तो हम साइकिल दे देंगे, बाद में वो मुकर गए कि हमने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं, तो इसके लिए एनफोर्समेंट नहीं हो सकता है। हाँ, अगर एनफोर्समेंट लव एंड अफेक्शन है, ठीक है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, कंसिडरेशन भी है, लेकिन ये रिटेन होना चाहिए। अगर दोनों लोग सहमति बना के एग्रीमेंट करते हैं और लिखित में है, तब वो क्या माना जाएगा कि उसकी एनफोर्समेंट कराया जा सकता है। अगर नहीं वैलिड है, उस कंडीशन में अगर वो अवॉइड कर रहे हैं या फुलफिल करने के लिए नहीं कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में उसको क्या किया जाएगा, एनफोर्स कोर्ट से कराया जा सकता है। और इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट जो होंगे ये वैलिड माने जाएंगे, क्योंकि इट इज मेड ए कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन फॉर्म हो रहा है। पहला फॉर्म क्या हो रहा है कि जैसे मान लीजिए कि पिता क्या चाहिए, हाई स्कूल, यानी फादर को ये होना चाहिए कि सन जो है हाई स्कूल पास कर जाए, ठीक। पुत्र को क्या चाहिए, उसको साइकिल चाहिए, उसका प्रतिफल यह है कि उसको साइकिल मिल जाएगी। यानी दोनों का कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। इफ एग्रीमेंट हैज बीन मेड बिटवीन सन एंड फादर, it made a equal consideration for each other under the natural love and affection, but it is required 3 things। अगर ये बन रहा है, वैलिड एग्रीमेंट है, तो ये 3 चीज होना, 3 वस्तु होना नितांत आवश्यक है। पहला है कि रिटेन होना चाहिए, दूसरा कहता है रजिस्टर्ड होना चाहिए, इट मस्ट बी रजिस्टर्ड,
ठीक है, यानी इसका पंजीकृत होना चाहिए। और नेचुरल लव एंड अफेक्शन में हमेशा ध्यान दिया जाएगा कि जो एग्रीमेंट हुआ है वो क्या हुआ है, किसके बीच में हुआ है। वो ये हुआ है कि नियरेस्ट रिलेटिव, यानी नियरर रिलेटिव, ऐसा नहीं कि फूफा के फूफा के मामा के मौसे को कर दिए। ठीक है, तो ये कितना लंबा हो गया, इसका सीक्वेंस लिखा है, मिलाइएगा, आप लोग कंपटीशन दे रहे होंगे। ठीक है, फूफा के फूफा के मामा को कॉन्ट्रैक्ट कर दिए, तो इट इज नॉट रिलेटिव, या किसी दूर के रिलेटिव को करते हैं तो उस कंडीशन में भी कहीं ना कहीं ये समस्या आती है। लेकिन इसका क्लेरिफिकेशन नेचुरल लव एंड अफेक्शन तभी एराइज होगा जब नियरेस्ट रिलेशन होगा, यानी पिता पुत्र का रिलेशन हो, माँ बाप का रिलेशन हो, ठीक है, या पति पत्नी का रिलेशन हो, भाई बहन का रिलेशन हो, ब्रदर सिस्टर का रिलेशन हो, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो। इट मे बी एनी काइंड ऑफ रिलेशन विच इज सोवेड एज अ पर्सन हैज बीन फेथ ब्लाइंडली, यानी वो मतलब अंधा होकर विश्वास कर लेता है कि अगर ये जो कहेंगे सही ही कहेंगे। इवन इट मे बी कंसीडर दैट टीचर्स को नहीं कहेंगे, उसको कह सकते हैं कि आप जिस पर ज्यादा फैथ करते हैं, जिस पर विश्वास करते हैं, ठीक है, उस कंडीशन में अगर आपके कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये माना जाएगा कि आपका नेचुरल लव एंड अफेक्शन के अंतर्गत कॉन्ट्रैक्ट किया है। इसमें कंसीडरेशन हो या न हो, कोई एग्रीमेंट को प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये माना जाएगा, यानी वो भी एग्रीमेंट होगा, अगर कुछ कंसीडरेशन एक दूसरे के लिए नहीं भी है तो वो वैलिड माना जाएगा। लेकिन 3 शर्तों को ध्यान रखिएगा, होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए और नियरेस्ट रिलेटिव आवश्यक है। दूसरा एक्सेप्शन देख लीजिए, ये पहला है नेचुरल लव एंड अफेक्शन। प्रिंसिपल रूल क्या है, ध्यान रखिएगा। प्रिंसिपल रूल, कभी भी एक चीज है आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि जनरल रूल, एक्सेप्शन कैन नॉट मेड ए रूल, यानी अपवाद कभी भी नियम नहीं बनता। ध्यान रखिएगा, ये कॉमन सेंस की बात है, अपवाद को कभी भी नियम नहीं माना जाता। जनरल रूल जो होता है वही नियम है। इट मीन्स अगर कोई पूछे, प्राइमरीली कोई क्वेश्चन पूछे, वेदर विदाउट कंसिडरेशन एन एग्रीमेंट इज वैलिड और नॉट, in this situation your answer is without consideration any agreement is void। ये प्राइमरी रूल है। एक्सेप्शन ये सब क्रिएट होने हैं, यानी लव एंड अफेक्शन के अंतर्गत अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, विदाउट कंसिडरेशन हो रहा है, दैट मीन्स इट इज एन एक्सेप्शन नॉट ए रूल। और एक्सेप्शन कभी भी रूल नहीं बन सकते। ठीक है, इसी के अंतर्गत दूसरा देख लीजिए, अगर जो लिख रहे होंगे वो भी देख लें। दूसरा है प्रॉमिस टू कंपनसेट होली और पार्टली। ठीक है, पार्टली वॉलेंटरली, अगर कोई व्यक्ति समथिंग होली, इसमें लिख लिए प्रॉमिस टू कंपनसेट होली और पार्टली फॉर समथिंग वॉलेंटरली, यानी स्वेच्छा से अगर कोई व्यक्ति कुछ या तो पूर्ण रूप से या आधा या उसका कोई भाग क्या करता है, देने की इच्छा व्यक्त करता है, बिना किसी रिन्यूमरेशन के, बिना किसी प्रतिफल के, यानी इसमें ईच अदर कंसिडरेशन नहीं हो रहा। एक पक्षी वो वॉलंटरली कहता है कि मैं आपको इतना दे दूंगा। ठीक है, इस कंडीशन में ये माना जाएगा कि अगर कोई एग्रीमेंट होता है तो वो वैलिड माना जाएगा, क्योंकि ये देखा जाएगा कि एक के लिए कंसिडरेशन नहीं है, जबकि कंसिडरेशन ईच अदर के लिए होना चाहिए, यानी प्रत्येक व्यक्ति के लिए होना चाहिए। लेकिन इसमें कहा गया है कि ओनली फॉर वन, यानी एक व्यक्ति स्वेच्छा से किसी व्यक्ति को प्रतिफल देता है,
उस कंडीशन में कंसीडर किया गया है कि इस तरह के जो भी करार होंगे, एग्रीमेंट होंगे, वो वैलिड माने जाएंगे, शून्य नहीं होंगे। जैसे एक उदाहरण, छोटा सा उदाहरण ले रहा हूं। जैसे कोई व्यक्ति, अगर मान लीजिए आपका बटुआ कहीं गिर गया, पर्स कहीं गिर गया, और कोई व्यक्ति, जैसे मान लीजिए टेम्पू में आप जा रहे हैं, इलाहाबाद में कहीं भी जा रहे हैं, आप मान लीजिए बैंक रोड से हाई कोर्ट की तरफ जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में अगर कहीं पर्स गिर गया, कोई टेम्पू वाला या रिक्शा वाला आपका पर्स देखा कि यहाँ पर पर्स पड़ा हुआ है, वो स्वेच्छा से आपको जानता है और ले जाके दे देता है। ही डिड नॉट फील दैट ही हैड बीन गिवन कंसिडरेशन। ये इस आशय से नहीं जाता है कि वो व्यक्ति हमको कंसिडरेशन देगा, यानी विदाउट एनी फीलिंग ऑफ द कंसिडरेशन, विदाउट एनी विलिंगनेस ऑफ द कंसिडरेशन, यानी बिना किसी इच्छा के या बिना किसी फीलिंग के वो जाता है और अपनी ड्यूटी परफॉर्म करता है। इट इज ए ड्यूटी ऑफ दैट पर्सन टू फाइंड एनीथिंग, इट मस्ट बी रिटर्न टू द एक्चुअल पर्सन। उसकी ड्यूटी है, ये मोरल ड्यूटी कर सकते हैं कि वो उस व्यक्ति को ले जाके रिटर्न कर दे। उसी के अंतर्गत वो बिना किसी स्वेच्छाचारिता के, ऐसा नहीं है कि वो बार्गेन करेगा, अच्छा ऐसा है कि आपके पर्स में क्या क्या था, इतना था, एटीएम था, ये था, 10,000 रुपए थे, अच्छा उसमें से 5,000 रुपए हमको दे दीजिएगा, तब हम बताइए आपको पर्स का एड्रेस बताएं, ऐसा लोग करते हैं ना। तो इट इज ए काइंड ऑफ कंसिडरेशन। यहाँ पर वो देखा जाएगा कि कंसिडरेशन है कि नहीं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी ड्यूटी, मोरल ड्यूटी परफॉर्म करते हुए ले जाके दे रहा है, उस कंडीशन में क्या है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। ये माना जाएगा कि वो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उस व्यक्ति को, वो अगर कुछ नहीं भी देगा तब भी ये लौट आएगा, स्वेच्छा से कर रहा है। लेकिन इन केस जो बटुआ पाया, जिसका खोया हुआ था बटुआ, अगर वापस मिल जाता है तो वो क्या कहेगा, वो कहेगा कि ये तो बड़ा अच्छा हुआ, हमारा बटुआ मिल गया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लोग तो धन्यवाद ज्ञापित करके छोड़ देंगे, कुछ कहेंगे अच्छा ऐसा है कि हम आपको 50 रुपए देंगे, यानी प्रॉमिस, कंसिडरेशन के रूप में क्या मिला, वहां पे प्रॉमिस मिला। तो वही चीज कह रहा है, प्रॉमिस टू कंपनसेट, यानी प्रॉमिस टू कंपनसेट, फ्यूचर में प्रॉमिस कर रहा है कि मैं आपको कंपनसेट करूंगा, आपको इसका प्रतिफल दूंगा। तो अगर वो पर्स ले जाकर वापस कर रहा है तो वो कहता है कि ऐसा है कि हम आपको 50 रुपए देंगे, यानी प्रॉमिस कर लिया कि हम आपको 50 रुपए प्रतिफल देंगे, यानी वो वॉलंटरली कर लिया है। ठीक है, वॉलंटरली कर लिया है। उस कंडीशन में ये मान लिया जाएगा कि जो भी परफॉर्मेंस हुआ है विदाउट कंसिडरेशन हो रहा था, बट वो स्वेच्छा, ही हैज बीन एक्सेप्टेड और कन्फेस्ड हिमसेल्फ दैट आई हैव बीन गिव 50 रुपीज फॉर दिस सर्विस। आपके इस वॉलंटरली रिटर्न करने के लिए हम आपको 50 रुपए देंगे, ऐसा प्रॉमिस करता है, टू कंपनसेट करने के लिए, देता नहीं है। ठीक है, तो वो प्रॉमिस भी एज ए कंसिडरेशन माना जाएगा। इस कंडीशन में भी अगर कोई व्यक्ति, इसके कहने का अर्थ यही होगा कि कोई व्यक्ति अगर फ्यूचर कंसिडरेशन की बात कर रहा है, उस कंडीशन में ये देखा जाएगा कि फ्यूचर कंसिडरेशन फुलफिल होता है कि नहीं। नॉर्मली फ्यूचर कंसिडरेशन इज नॉट एक्सेप्टेबल, बट इन केस ऑफ the exception which has been created under section 25, it may be acceptable, इसको स्वीकार किया जाएगा फ्यूचर कंसिडरेशन के रूप में, और ये माना जाएगा कि जो व्यक्ति द्वारा कंपनसेट करने का प्रॉमिस किया गया है वही प्रॉमिस उसके लिए कंसिडरेशन है। और इसमें कंसिडरेशन अगर नहीं भी है तो प्रॉमिस ही सफिशिएंट है उस व्यक्ति के लिए। अगर वो नहीं भी प्रॉमिस करता तब भी उसमें कंसिडरेशन की आवश्यकता नहीं होती और वो एग्रीमेंट वैलिड माना जाता। अब इसमें दो चीजें हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर कोई व्यक्ति प्रॉमिस करता है वॉलंटरली, अगर स्वेच्छा से कोई कंपनसेट करने का प्रॉमिस करता है, उस कंडीशन में दो बात होनी आवश्यक है। टू थिंग्स इज रिक्वायर्ड फॉर दैट। समथिंग फॉर प्रॉमिसर, यानी कुछ जो है प्रॉमिसर के लिए कुछ मिलना चाहिए, कुछ होना चाहिए। ठीक है, यानी प्रॉमिसर ऐसे नहीं, जैसे मान लिया कुछ मिला नहीं, अचानक चल रहे हैं रास्ते पे, ऐसा है मैं किसी व्यक्ति को देखे कि आप
क्या माना जाएगा? इस तरह के एग्रीमेंट माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। यानी उसके लिए होना चाहिए, प्रॉमिसर के लिए होना चाहिए कि आप कोई ड्यूटी परफॉर्म किए हो या भविष्य में कोई ड्यूटी परफॉर्म करने का प्रॉमिस करते हैं, तो इस तरह की कुछ न कुछ आप उसके प्रति कार्य किए हो जिसके लिए प्रॉमिस करें। यानी प्रॉमिसर के लिए कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा, कोई एक्ट परफॉर्म करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति, अनजाना व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति को कह देता है कि नहीं, मैं रास्ते चलते कहता है कि नहीं मैं आपको 50,000 रुपया दे दूंगा, नहीं हो सकता। ये वैलिड ना तो एग्रीमेंट है वैलिड और ना इसका कंसीडरेशन ही वैलिड माना जाएगा, क्योंकि ये स्वेच्छा से एक तरफा है, ना ये नियरेस्ट रिलेटिव के अंतर्गत आता है। ठीक, तो पहला समथिंग फॉर प्रॉमिसर, यानी कुछ ना कुछ प्रॉमिसर के लिए होना चाहिए। दूसरा है समथिंग फॉर विच द प्रॉमिसर लीगली कंपेलेबल, और दूसरा है कि जिसके लिए प्रॉमिसर क्या है, बाध्य है, यानी मजबूर है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक प्रॉमिस करते हैं कि आप लोग आगे पढ़ेंगे 68 में, नेसेसिटी, सप्लाई ऑफ नेसेसिटी। अगर हम किसी बालक को, अगर वो माइनर है, तो आप लोग जानते हैं माइनर कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, माइनर कॉन्ट्रैक्ट शून्य हो जाएगा, ये सब जानते हैं, माइनर एग्रीमेंट शून्य होगा। लेकिन इनके सप्लाई ऑफ नेसेसिटी में आप लोग देखेंगे तो उसमें देखा जाएगा कि किसी बच्चे को अगर हम उसकी नेसेसरी को सप्लाई कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक 10 साल का बच्चा है या 14 साल का बच्चा है, वो हाई स्कूल का एग्जाम दे रहा है, इन केस अगर मान लीजिए भगवान न करे किसी के साथ हो, लेकिन अगर उसके साथ कोई अनवांटेड हो जा रहा है, तो हम सक्षम हैं, हम उसको कहते हैं बेटा तुम चिंता ना करो, तुम्हारी जितनी भी पढ़ाई और रहने का खर्चा लगेगा सारा मैं वहन करूंगा, सारा मैं पैसा दूंगा। एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया दोनों के बीच में, और मैं उसको क्या कर रहा हूँ, उसको किताबें प्रोवाइड करा रहा हूँ, उसको भोजन की व्यवस्था, उसको रहने की व्यवस्था करा रहा हूँ, जिससे कि वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सके। अगर वो अपनी पढ़ाई उस दरमियान कंप्लीट कर रहा है उस कंडीशन में, यानी हम उस नेसेसिटी को क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड करा रहे हैं हम। ठीक, बीच में इनकेस अगर हम क्या किए कि वापस ले लिए, नहीं कर रहे हैं, तो वहां पे हम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लायबल होंगे, यानी हम ये माना जाएगा कि हम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, क्योंकि हम उसको इम्प्लाइडली नेसेसिटी प्रोवाइड करने का प्रॉमिस कर चुके हैं, और टिल जब तक कि वो जॉब नहीं पा जाता। अगर बीच में हम रोकते हैं तो ये माना जाएगा कि हम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के भागी हैं, यानी इट इज माई ड्यूटी टू ऑब्लाइज दैट थिंग। अगर हम, ये मेरी ड्यूटी बच जाएगी कि मैं उसको लीगली बाउंड हो जाऊंगा कि उसको, उसके जो नेसेसिटीज है, जो बेसिक आवश्यकताएं हैं, उसको पूरा करें। यानी दूसरा कंडीशन है कि समथिंग प्रॉमिसर के लिए क्या है, वाज लीगली कंपेलेबल, यानी वो एक तरह से बाध्यकारी था कि उसको वो कुछ ना कुछ दे। ठीक है, कंपनसेट करे, लीगली ऑब्लाइज हो। इस कंडीशन में माना गया कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो भी एग्रीमेंट होगा, वो वैलिड माना जाएगा विदाउट एनी कंसीडरेशन हैज बीन परफॉर्मेड इन द एग्रीमेंट। अगर बिना किसी कंसीडरेशन के भी अगर वो परफॉर्म किया जा रहा है तो। तीसरा है, तीसरा कारण, यानी पहला क्या हो गया, नेचुरल लव एंड अफेक्शन, दूसरा हो गया प्रॉमिस टू कंपनसेट होली या पार्टली वॉलंटरली, यानी स्वेच्छा से अगर परफॉर्म कर रहे हैं। तीसरा है कि प्रॉमिस मेड टू पे टाइम बार्ड, यानी जो प्रॉमिस हुआ है अगर वो टाइम बार्ड है तो उस कंडीशन में क्या होगा, क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे उस एग्रीमेंट के। ठीक है, उस कंडीशन में देखा जाएगा कि अगर टाइम बाउंड, मान लीजिए कि हम कह दिया कि ऐसा है कि 25 दिन में ये कार्य कर लीजिएगा, टाइम बाउंड है। ठीक है, अगर उस टाइम बाउंड में आप नहीं किए तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। अब उस टाइम बाउंड में क्या कंसिडरेशन होगा, किसके लिए होगा, वो सारी चीजें हैं। तो इसमें क्या होगा, अगर टाइम बाउंड कोई एग्रीमेंट है, ठीक है, हमेशा देखा जाता है जो भी एग्रीमेंट है फ्री विल से होता है। आप लोग जानते हो फ्री कंसेंट से होता है, बिना एनी रिस्ट्रिक्शन होता है। अगर ये कहा जाए कि आप जो है हमको 50,000 रुपए 10 दिन के अंदर दे दीजिए, किसी भी व्यक्ति से कहा जाए, जैसे कौस्तुभ जी से कहते हैं कि ऐसा है कि 50,000 रुपए हमें ले आके दे देना, ठीक है, 10 दिन के अंदर,
तब मैं आपको एक किताब दूंगा। ठीक, ये टाइम बाउंड है। ये कंसिडरेशन, अगर मान लीजिए उस कंसिडरेशन प्रतिफल के अंतर्गत कोई टाइम बाउंड आ गया, अगर वो टाइम बाउंड का पालन नहीं कर रहे हैं, डिले हो जा रहा है, तो उस कंडीशन में उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। यानी कोई भी कंसिडरेशन अगर बिना कंसिडरेशन परफॉर्म हो रहा है, अगर वो टाइम बाउंड के अंतर्गत है, तब भी वो उसकी वैलिडिटी में आता है और एग्रीमेंट जो होगा वो वैलिड माना जाएगा। यानी ये नहीं माना जाएगा कि ये टाइम एंड टर्म के अंतर्गत ये रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है कंसिडरेशन को, तो इसलिए ये वैलिड नहीं होगा। ऐसा नहीं है, वाइड नहीं होगा, वो वैलिड माना जाएगा। अगर कोई भी कंसिडरेशन होता है टाइम बाउंड है तो वो वैलिड माना जाएगा। इसके लिए भी 3 इसेंशियल आवश्यक हैं, किन किन कंडीशनों में उसको टाइम बाउंड को माना जाता है। जैसे मान लीजिए हम कहें कि ऐसा करो कि आप 50,000 रुपये हमसे ले लो, कोई उधार मांगा, किसी को कर्ज दिए और कहे 50,000 आप ले लो हमसे, तो वो कहा कि कितने दिन में लौटाना। हम कहे कि ऐसा है, तुम अभी ले लो, 2 घंटे बाद लौटा देना। तो क्या है, ये टाइम बाउंड है, ये कंसिडरेशन होगा इस चीज अदर के लिए नहीं, ये तो हमारे लिए ही है। हम ही पैसा दिए, 2 घंटे बाद तुरंत वापस ले लिए, उसका क्या प्रतिफल हुआ? कुछ नहीं हुआ, उसको कोई कंसिडरेशन नहीं परफॉर्म हुआ। तो ये एग्रीमेंट क्या हो जाएगा? वाइड हो जाना चाहिए बिना कंसिडरेशन के उसके। यानी एक व्यक्ति को केवल कंसिडरेशन, हमको भी कोई कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है, हमको ब्याज भी नहीं मिल रहा है। अगर ब्याज मिलता तो कंसिडरेशन, हमने अपना पैसा दिया, 2 घंटे बाद वापस ले लिया। तो इस कंडीशन में देखा जाएगा कि जो टाइम बाउंड कंडीशंस है वो किसी टाइम बाउंड के अंतर्गत अगर कंसिडरेशन परफॉर्म हो रहा है, अगर नहीं भी कंसिडरेशन है और कहा जा रहा है कि जैसे मान लीजिए कि बिना कंसिडरेशन के हम किसी व्यक्ति को 10,000 रुपये दिए और सिर्फ इतना ही हमारी इच्छा है, हमें कोई प्रतिफल नहीं चाहिए, लेकिन ये हमारी इतना ही इच्छा है कि आप 5 किलोमीटर दौड़ के चले आइए, नहीं है, हमारे लिए कोई कंसिडरेशन नहीं हुआ। ठीक है, उसका सॉरी फॉर इंटरप्शन, कुछ नेटवर्क की दिक्कत आ रही है लग रहा है। तो अगर उस कंडीशन में हमारे लिए तो दौड़ के आएगा तो कोई कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन होगा नहीं, लेकिन हम केवल हमारा इतना ही है कि उसके लिए टाइम बाउंड कर दिया, उसके लिए कंसिडरेशन परफॉर्म हो रहा है। तो इस रिस्ट्रिक्शन के बाद भी, यानी ये नहीं कर सकते कि ये कंसिडरेशन पूर्णतः अनलॉफुल है। टाइम बाउंड से कोई भी कंसिडरेशन अनलॉफुल नहीं हो सकता। जैसा कि सेक्शन 10 में ये कहा गया है कि लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, लेकिन इसमें लॉफुल कंसिडरेशन नहीं दिख रहा है केवल क्योंकि ये रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है, इम्पोज कर रहा है कि नहीं, ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति अगर इतने देर में दौड़ के आएगा, टाइम बाउंड लगा रहे हैं, कंडीशन लगा रहे हैं, तो कंडीशनल ये कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हो जाएगा। किसी भी एग्रीमेंट में अगर कंडीशन इम्पोज हो गया तो उसकी वैधता पर प्रश्न चिन्ह लगता है। तो उस आधार पर यह देखा जाएगा कि अगर टाइम बाउंड है तब भी उसके वैलिडिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो एग्रीमेंट कर सकते हैं और उसके एवज में एक दूसरे के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो या कंसिडरेशन हो या ना हो, ये माना जाएगा कि वो कंसिडरेशन वैलिड माना जाएगा और एग्रीमेंट वैलिड होगा। लेकिन इसके लिए 3 चीजें आवश्यक है। ये जो एग्रीमेंट होगा वो रिटेन होगा, साइन होगा, यानी दोनों पार्टियों द्वारा साइन होना चाहिए, लिखित होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, बाय द पर्सन टू चेंज देयर विद आर हिज एजेंट जनरली या स्पेशली, यानी एक दूसरे के मध्य में उसका आदान प्रदान होना चाहिए, या तो किसी विशेष मैनर द्वारा या जनरल तरीके से स्पेसिफिक तरीका अपना सकते हो जो रीजनेबल है। कंसिडरेशन के आदान प्रदान के लिए किसी भी तरीके को अपनाया जा सकता है, बट इट मस्ट बी रीजनेबल। अगर वो रीजनेबल नहीं है तो उसका तरीके को, उस वे को कंसिडरेशन के लिए माना नहीं जाएगा। तीसरा, अगर ये पूर्णतः देने के लिए कर रहे हैं, होली या पार्टली टू पे डेप्ट, वन टाइम में अगर कह रहे हैं कि नहीं मैं 10 दिन में आपको पूरा का पूरा आपका कर्जा उतार दूंगा, उस कंडीशन में भी क्या होना चाहिए, जो लिमिटेशन है,
ठीक है, यानी अगर लॉ ऑफ लिमिटेशन वहां एग्जिस्ट कर रहा है, वर्तमान है, टाइम बीइंग इन फोर्स, ठीक है, एनी लॉ टाइम बीइंग इन फोर्स है जो लिमिटेशन को इम्पोज करता है, अगर वो एग्जिस्ट करता है तो उसके अंतर्गत आना चाहिए। अगर उसके अंतर्गत नहीं आ रहा है तब वो वैलिडिटी पर प्रश्न चिन्ह लगेगा और इस तरह के एग्रीमेंट वाइड होंगे। लेकिन अगर विद इन वैलिडिटी या लिमिटेशन आ रहा है, एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स फॉर द लिमिटेशन है, उस कंडीशन में उसको वैलिड माना जाएगा। ठीक है, अब एक प्रश्न ये आता है कि क्या गिफ्ट में तो कोई कंसीडरेशन नहीं होता। गिफ्ट अगर परफॉर्म किया दिया जाता है, एक दूसरे को दिया जाता है गिफ्ट, तो क्या वो वैलिड होगा? तो उसमें ये कहा गया, एक केस है, आप लोग देख लीजिए, गोपाल शरण वर्सेस सीता देवी। गोपाल शरण वर्सेस सीता देवी, AIR 1932, प्रिवी काउंसिल। यानी प्रिवी काउंसिल द्वारा गोपाल शरण वर्सेस सीता देवी के केस में ये कहा गया कि विदाउट कंसीडरेशन, यानी गिफ्ट क्या होता है, डोनर जो होता है डोनी को फ्री में कुछ देता है बिना किसी कंसीडरेशन को लिए। यही है ना कि गिफ्ट क्या है, डोनर जो है अपनी स्वेच्छा से, अपनी विलिंगनेस के किसी दूसरे व्यक्ति को, जिसको हम डोनी कहते हैं, देता है, कुछ भी देता है, सम प्राइस या वैल्यूएबल थिंग्स देता है। उस कंडीशन में माना जाता है कि वो गिफ्ट कर रहा है। यहाँ वहां पे जो गिफ्ट कर रहा है, डोनर के लिए कोई भी कंसीडरेशन नहीं हो, वो फ्री विल से कर रहा है। ठीक है, और वो ये नहीं कह रहा है कि डोनी हमको हमारे लिए कार्य करे, हमें एक कंसीडरेशन दे तभी मैं उसको गिफ्ट करूंगा, ऐसा भी वो नहीं कर रहा है। इस कंडीशन में माना जाएगा कि जो गिफ्ट किया गया है वो विदाउट कंसीडरेशन होता है। गिफ्ट में किसी भी प्रकार की कंसीडरेशन की आवश्यकता नहीं होती है। और इस तरह के अगर कोई एग्रीमेंट होते हैं, गिफ्ट का एग्रीमेंट होता है, तो उसमें ये कह के नहीं कहा जा सकता कि इसमें कंसीडरेशन नहीं है इसलिए इसका एनफोर्समेंट नहीं हो सकता। ये वाइड है, ये गिफ्ट वाइड है। इस तरह से कंसीडरेशन के आधार पर किसी भी गिफ्ट को चैलेंज नहीं किया जा सकता है। यानी गिफ्ट विदाउट कंसीडरेशन ही होता है। अगर गिफ्ट में कंसीडरेशन आ गया तो फिर उसकी वैलिडिटी पर प्रश्न चिन्ह लगता है और ये माना जाता है कि ये गिफ्ट जो है कहीं न कहीं कंसीडरेशन फॉर्म कर रहा है, तो ये वैलिड गिफ्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इस केस में ये एक्सप्लेन किया गया कि कोई भी अगर गोपाल शरण वर्सेस सीता देवी के केस में कहा गया कि कोई भी व्यक्ति अगर स्वेच्छा से अपनी कोई संपत्ति या पैसा गिफ्ट करना चाहता है किसी दूसरे व्यक्ति को, तो उससे किसी भी प्रकार के प्रतिफल की आशा वो नहीं करता है और वो स्वेच्छा से देता है और गिफ्ट को विदाउट कंसीडरेशन वैलिड माना जाता है। अगर गिफ्ट का एग्रीमेंट हुआ है, जैसे ए एग्रीमेंट करता है कि मैं बी को 50,000 रुपए 10 दिन बाद दूंगा, इन केस अगर ये नहीं देता है तो ये ना तो केस कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। ये नहीं कर सकते कि ये कंसीडरेशन नहीं दे रहा है इसलिए वैलिड नहीं है, ये ऐसा नहीं है। वो स्वेच्छा से दिया गया है और उसमें कंसीडरेशन की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह आप कोई अगर एजेंसी क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, एजेंसी के आप आगे पढ़ेंगे सेक्शन 185 में क्रिएशन ऑफ एजेंसी की बात की गई है कि किसी कार्य के लिए, किसी एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए अगर कोई एग्रीमेंट करता है कोई व्यक्ति कि ऐसा है कि हम आपसे एग्रीमेंट करते हैं कि आपके कार्य को निष्पादित करने के लिए हम एक एजेंसी क्रिएट कर देंगे। ठीक है, एजेंसी क्रिएट कर देंगे किस सेक्शन के अंतर्गत, 185 के अंतर्गत। ठीक है, अब वो स्वेच्छा से एजेंसी क्रिएट कर रहा है, उसको बना रहा है, एजेंसी बना रहा है उसके कार्य को निष्पादित करने के लिए जो उसने लिया है, और उसके अंतर्गत अगर वो निष्पादित कर रहा है एजेंसी के अंतर्गत, एजेंसी क्रिएट करने का प्रॉमिस करता है, तो ये नहीं कहेगा कि तुम जब तक हमको कोई प्रतिफल नहीं दोगे तब तक मैं एजेंसी क्रिएट नहीं करूंगा। ऐसा वादा, वो ऐसा दावा नहीं कर सकता।
ये माना जाएगा कि वो व्यक्ति एजेंसी क्रिएट करने के लिए स्वेच्छा से ही किया है, और वो जो एजेंसी क्रिएट करेगा, एजेंसी के अंतर्गत अगर कोई भी कार्य होता है, अगर एजेंसी क्रिएट करने का कोई भी प्रॉमिस हुआ है, तो ये माना जाएगा कि ये वैलिड है और इसमें कंसीडरेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। कंसीडरेशन के अभाव में वो शून्य नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम आगे के चैप्टर में आएंगे तो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रिविटी ऑफ कंसीडरेशन, ये दो बातों पे कल हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर इसमें कोई प्रश्न हो तो आप लिख के पूछ सकते हैं अपने मैसेज के द्वारा। कोई व्यक्ति इसमें किसी को अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो वो आप प्रश्न जो है मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं। हमें लग रहा है कि सब लोग ठीक है। जब भी आप लोगों को लगेगा कि कोई प्रश्न अगर उलझ जाएगा, नहीं समझ में आएगा जो पढ़ाया हूँ, तो बाद में अगले टर्म में आप लोग पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है और हम लोग फिर जो है कल मिलते हैं 8 बजे। गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू, ओके।